और अगर मैं भी डीआईजी होता और मुझे ये कहा जाता कि प्रोटेक्शन देनी है, ये सारा एरिया खाली कराना, आई वुड हैव डन इट। सो करवाने वाले कौन होंगे? गवर्नर साहब। इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट गवर्नर साहब को की, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आपके चीफ सेक्रेटरी साहब, आपके रेवेन्यू के रिकॉर्ड के जो सीनियर ऑफिसर हैं, दे डोंट वांट टू डू इट। ख़ास तौर पे पुलिस, मैं जानता हूँ अपने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को, मैं जानता हूँ चीफ सेक्रेटरी साहब को, वो ये नहीं करना चाहते, लेकिन हुक्म बजा लाना है। वो भी चाहते होंगे और वो दुआ करते होंगे कि कोई रास्ता निकले, पब्लिक और हमारा जो है नफरत ना बढ़े एडमिनिस्ट्रेशन की और पब्लिक के साथ, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ही ना बढ़े, जैसे भटिंडी में होगी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम, लोग वहाँ मरने मारने पे तुले हुए। सो मुझे उम्मीद है कि अगर वो छोटा सा एक ऑर्डर आएगा और जो है तो ठीक है जी, उसको बोले ये इसकी कीमत है, आप ये जमा करा दें, रेगुलाइज कर दीजिए। ये मेरी सोच है। और मेरी लास्ट में अगेन मेरी हाथ जोड़ के गवर्नर साहब से जो है मेरी रिक्वेस्ट है कि जनाब इन गरीबों का ख्याल करें। एक दहशत का माहौल है, बहुत लोग परेशान हैं, तो वो जो ऑर्डर है, जो आपने कहा कि हम ऑर्डर इशू करेंगे, वो जल्दी से जल्दी वो जो है ऑर्डर जो है आज शाम तक निकल जाए या कल तक निकल जाए, ताकि ये गरीब लोगों की जो हरासमेंट है। आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं इसरार खान साहब, फॉर्मर डीआईजी व नेशनल कॉन्फ्रेंस वाइस प्रेसिडेंट जम्मू प्रोविंस। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ शेयर इंडिया में। थैंक यू, आपका भी स्वागत है, आप लोग मेरे पास आए, थैंक यू वेरी मच। इसरार सर, अगर बात करें हम अभी जो भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से शुरू की थी और कश्मीर में जाकर के जो ख़त्म हुई है, इसका अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर पे और जम्मू कश्मीर की आवाम पे इसका क्या असर रहेगा, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो सहयोग था भारत जोड़ो यात्रा को कैसे देखते हैं? देखिए, जैसा कि हमारे सीनियर लीडर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब हो गए, अपने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हो गए, जैसा उन्होंने कहा, इसको कंट्री को जोड़ने के लिए, जो कंट्री के अंदर जो डिवाइड है, जो कि हमें साफ दिख रही है, और पूरी कोशिश हो रही है कि किसी तरह कभी कोई लव जहाद बनाया जाए, कभी कोई मंदिर का इशू बनाया जाए, मस्जिद का इशू बनाया जाए, नैरेटिव को चेंज किया जाए। यानी जहाँ कमज़ोरियाँ हैं, कमज़ोरियों को छुपाने की जो कमज़ोरियाँ हैं वो एक बीमारी है, उसकी जो दवाई है, गोली जो है, वो है मज़हब। आई थिंक मेरी कंट्री के लोगों को भी अब ये समझ आ रही है कि इनके पास जो गोली है वो मज़हब है। जैसे ही किसी जगह पे कमज़ोरी होती है, वहाँ से तवज्जो हटाने के लिए इमीडिएटली आप मज़हब की तरफ चले जाते हो, कोई लव जहाद खड़ा कर लेते हो, किसी जगह मंदिर का इशू खड़ा कर लेते हो, कहीं मस्जिद का इशू खड़ा कर लेते हो, और वहाँ आपको सपोर्ट भी बहुत लिमिटेड है। अब तो ये हो गया कि बहुत लिमिटेड सपोर्ट है। आपने यही देख लिया, ये शाहरुख खान की फिल्म ही देख लें, वो भी आपको बताती है कि पब्लिक ने शन किया, बड़ी कोशिश की गई उसको सैफ़रान से जोड़ना। अरे सैफ़रान तो हमारे हमारे झंडे में भी है। आपको तो सब्ज़ पे भी अगर बुरा लगता है, तो सब्ज़ तो हमारे नेशनल फ्लैग में भी है। आप रंगों को लेके, औरतों के कपड़ों को लेके कब से आप सियासत करने लगे कि किसने क्या पहना, लेकिन वहाँ मुँह की खानी पड़ी। ट्रेमेंडस आज 600 करोड़ का बिजनेस है। उससे ये नहीं कि कोई शाहरुख खान को तक़वियत पहुँचती है, तक़वियत उन लोगों को पहुँचती है जो इस मुल्क को इकट्ठा रखना चाहते हैं। तक़वियत उन लोगों को, उन दानिश्वरों को, उन समझदार लोगों को मिलती है जो कहते हैं कि मज़हब के नाम पे हमें मत तोड़ो। सो भारत जोड़ो यात्रा ये उसी का एक हिस्सा। राहुल गांधी जी ने जब शुरू किया तो शायद इसकी इम्पोर्टेंस को इतना समझा नहीं गया, लेकिन जूं जूं लोग दर जो लोग आते रहे और आके मिलते रहे, और जिस तरीके से वो सबसे मिलते रहे, ये तो मैं मानता हूँ कि कांग्रेस को एक तरह से रिजुवेनेट उन्होंने किया है। अब सिर्फ कांग्रेस को नहीं किया, उन्होंने अपनी शख्सियत को भी बहुत ऊपर ले लिया, और उनकी शख्सियत जो है, नाउ यू कैन टेक इट वेरी सीरियसली। लेकिन जो उनका अब जो तीसरा जो असल मकसद था, मैं कभी नहीं कहूँगा कि उनका पॉलिटिकल मकसद ही था, उनका मेन मकसद था कंट्री को जोड़ना। वो मुल्क को हिंदू, मुस्लिम, सिख सबको, बौद्ध, ईसाई सबको जोड़ने में वो बहुत कामयाब हुए हैं। और जैसा आपने वो यात्रा को देखा कि किस तरह लोग जोग दर जोग, बारिश में, बर्फ़ में, तूफ़ान में, जैसे उन्होंने उनका साथ दिया। जाहिर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो हमेशा यही रहा है, हमारा तो नस्बुलेन यही रहा है,
हमारा मैनिफेस्टो आप देखें, हमारी सोच विचार देखें, हमारी धारा देखें, तो हम तो हमेशा कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद जिंदाबाद और तमाम जो हैं इकट्ठे रहना चाहिए, और हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं और सबको बराबर दर्जा देने की बात करते हैं। तो जाहिर है कि मेरे लीडरों ने उसको लबैक कहा और वो जोक दर जोक जो है वो उसके ऊपर चलते रहे और आगे उनके साथ आए। उसी तरीके से हमने उनको वेलकम किया। वेलकम हमने उनको एज एक जेस्चर से किया, एक ऐसे लीडर के जेस्चर से किया कि जो एक बहुत ही नेक कार, यानी मुल्क को जोड़ने के काम में जो हमारी भी सोच है, जो हमारी भी कोशिश है। तो ये से इकदाम अगर कोई भी लीडर उठाएगा, सिर्फ राहुल गांधी की बात नहीं है, कोई भी लीडर उठाएगा, अगर मैं ये कहता हूं कि दिल्ली का सीएम केजरीवाल भी अगर ये कदम को उठा के आएगा, या ममता जी उठा कर आएंगी, या कोई भी लीडर उठा कर आएगा, भारत, इवन बीजेपी का कोई लीडर भारत जोड़ने के लिए, मैं तो बीजेपी को कहता हूं आप निकलिए भारत जोड़ने के लिए, हिंदू मुसलमान सिख इकट्ठे करिए, हम वहां भी शामिल हो जाएंगे आपके साथ। वो तो कहते हैं भारत टूटा ही कब था जो हम उसको जोड़ेंगे। हाँ, वो देखिए ना, उनका तो ये कहना है, वो तो एक तरह से ठीक भी कहते हैं, क्योंकि जितनी भी कोशिश होगी भारत टूटा नहीं, भारत वहीं का वहीं है। कोशिश जितनी भी हो रही हैं और ये हो रही हैं, ये तो सब पॉलिटिकल हैं, ये आपको भी पता है, सबको पता है, और अब तो लोग भी समझ गए। तो ये तो उन्होंने जो कंट्री को जोड़ा, और आप देखो, अब अगर आप बोलो जम्मू कश्मीर के लोगों को एक उन्होंने उम्मीद दिलाई, जो गुस्सा था ना वो लोगों ने वेंट आउट किया है, बाहर निकल के, उनके साथ सपोर्ट करके, उनके साथ बाहर निकल के, बर्फ में चल के। अगर इसको समझा जाए तो आप ये समझो उन्होंने उसको मसीहा का रूप दिया है, एक मसीहा देखा है। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी देखते हैं, आप इलेक्शन करवा के देख लीजिए, वो उन्होंने कांग्रेस के रूप में नहीं देखा, बल्कि राहुल गांधी के रूप में देखा। वो मसीहा देखा जो शायद उनका दुख दर्द बांटने के लिए आया, शायद उनकी तकलीफ़ें कम करने के लिए आया, शायद उनको उम्मीद दिलाने के लिए आया कि दौर ये भी नहीं रहेगा, अगर दौर पुराना भी नहीं रहा, लेकिन आगे उनके लिए कुछ हो सकता है, और वो उनकी तकलीफ़ों को, उनकी मुश्किलों को समझते हैं और उनको ठीक करने का ज़ाला करें। यही वजह है कि आपने उन लोगों को बाहर निकलो, किसी ने उनको बाहर नहीं निकाला, वो एक उम्मीद को देख के बाहर निकले, और जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़ी जो है उससे उम्मीद हुई है। जी, इसरा साहब, अगर बात करेंगे 5 अगस्त 2019 को जो 370 और 35 से तोड़ा गया था, दावे किए गए थे कि जम्मू कश्मीर में जो है एम्प्लॉयमेंट आएगी, जो अलगाववाद है वो ख़त्म होगा, मिलिटेंसी पे रोक लगेगी। कितना बदला है जम्मू कश्मीर, अगर हम 2023 में चल रहे हैं, अभी क्या बदलाव देख रहे हैं? देखिए, मैंने पहले भी एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि आप अगर 2014 या 2015, जिस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार थी, उस वक्त के आप ज़रा आंकड़े देख लो, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप उसके आंकड़े देख लो, आर्मी के भी आंकड़े देख लो कि कितने मिलिटेंट्स हैं, कितने वाक़े हो रहे हैं, कितने इंसिडेंट हो रहे हैं, कितने सिविलियन मर रहे हैं, कितने हमारे बेचारे पैरामिलिट्री के लोग मर रहे हैं या आर्मी के लोग हमारे मर रहे हैं, कितने पुलिस के लोग मर रहे हैं, और कितने जनता मर रही है, या मिलिटेंट कितने रह गए हैं। तो आपको ये मालूम होगा कि उस वक़्त मिलिटेंटों की तादाद सिर्फ एक 40-70 के करीब थी, और आज आप पुलिस से ही पूछ लीजिए आज कितनी है, आपको डिफरेंट फिगर्स मिलेगी। और फ़र्क जो पड़ा है, मैं ज़रूर मानता हूँ कि पत्थरबाजी और इस चीज़ों में फ़र्क पड़ा, क्योंकि हम लोग इनको एज़ पर लॉ डील करते थे कि अगर पत्थरबाज है तो पत्थरबाज को गोली नहीं मारनी है, या उसको पीएसए में नहीं अंदर देना। हम पत्थरबाज के साथ लाठियों से लड़ते थे, ये रिकॉर्ड है हमारा। लेकिन जब आप केसेस बना के आप पीएसए में दे दो, आप इनको गोलियां चलें, इनके रास्ते तंग हों, तो डर ज़रूर पड़ा है, और डर की वजह से वो चीज़ कम हुई है। मैं मानता हूँ सिर्फ जो पत्थरबाजी और ये चीज़ कम हुई है, ना मिलिटेंसी कम हुई है, ना कोई इंसिडेंट कम हुए, ना इन्फिल्ट्रेशन कम हुई है। लेकिन जो हमने खोया है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने खोया है, हमने 370 भी खोया, हमने 35 भी खोया, हमने अब अपनी
शहरियत जो हमारी अपनी थी, अब कोई बाहर के भी लोग आके यहाँ की ले सकते हैं। हमारी लैंड्स होगी, हमारी प्रॉपर्टी होगी, हमारी ज़मीनों की होगी। ये आपने देख ही लिया कि क्या हो रहा है, जो इस वक्त जो हो रहा है। तो जम्मू कश्मीर ने देखा जाए तो अपना सब कुछ खोया है, पूरी अपनी इनफरादियत खोई है। यहाँ तक कि लेह और करगिल वाले जो सोचते थे कि हम अलग रह के खुश हैं, और उस वक्त उनको हिल काउंसिल दिया गया था। आज आपने देखा होगा कि लेह और करगिल में एक अभी भी स्ट्राइक के ऊपर बैठा हुआ है, बुकमर वो स्ट्राइक के ऊपर बैठा हुआ है, फास्ट एंड टू डेथ बराबर के। एंड वो इस वक्त ये कह रहे हैं कि हम वापस हमें उसी पोजीशन में लो, हम जम्मू कश्मीर के साथ ही रहेंगे, पुरानी पे रहेंगे। और दे आर नॉट हैप्पी विद द प्रेजेंट गवर्नमेंट एट ऑल। सो जो हमने खोया वो हमने खोया बहुत है। अगर आपने बात की पत्थर की, हम सही कि पत्थर शत्थर जो हुल्लड़बाजी होती थी वो कंट्रोल हुई है, डर से कंट्रोल हुई है, मार के कंट्रोल हुई है, सख्ती से कंट्रोल हुई है, जो भी हुई है। लेकिन बाकी किसी चीज़ों में जो हमने खोया है वो बहुत ऊपर है जो हमने खोया है। अब हम लैंड्स भी जो थोड़ी बहुत थी, जो आपको पता है कि जो पहली जो सरकारें थी उन्होंने लैंड्स दी हैं अपने। शेख अब्दुल्ला साहब ने ज़मीनी इस्लाह का जो एक्ट बनाया, हम भी ज़मींदार लोग थे, हमारी भी बहुत सी ज़मीनें गई, लैंड टू टिलर गया। रातों रात जो गरीब लोग थे, किसी को 1 कनाल, किसी को 10 कनाल, किसी को 50 कनाल, किसी को 20 कनाल, रातों रात जो है टिलर, जो गरीब टिलर था वो अमीर हो गया। उसके बाद कांग्रेस के टाइम पर भी हुआ है, वो LV5, LV6, LV3 वो गरीबों को लैंड्स देते थे। आपको बहुत से पिछड़ी भी ज़ातें मिलेंगी जो जम्मू के इतराफ़ में, ख़ास तौर पे जम्मू के इतराफ़ में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वाले, जिनको LV के तहत जो है लैंड्स दी गई, वो आज भी अपनी लैंड्स के ऊपर, लेकिन आज वो भी कांप रहे हैं कि हमारी ज़मीनें हमसे ले ना ली जाएं। सो इस वक्त क्या हो रहा है कि वो वाली सरकारें देने वाली थी, और ये सरकार जो है इस वक्त बदकिस्मती है, ये लेने वाली सरकार की लैंड जो हैं, जो गरीब के पास भी लैंड है वो वापस ली जा रही हैं, विच इज़ वेरी सैड। सर साहब, ये जो 9 जनवरी 2023 को जो ऑर्डर निकला जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसके बाद से जो है वर्बल जो स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत सारी आई, चाहे हम वो चीफ सेक्रेटरीज की बात करें, चाहे हम वो LG साहब की बात करें। वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी को, गरीब आदमी को इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई रिटर्न में इस तरह का कोई ऑर्डर नहीं है जिसको कोई तहसीलदार या कोई DC माने। तो इससे आम जनता काफ़ी ज़्यादा पैनिक है, परेशान है। बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। और मेरी हाथ जोड़ के सदक दिली से गवर्नर साहब से ये मेरी गुजारिश है कि वो चाहते हैं कि गरीब जिसके पास 1 मरला, 2 मरले, 10 मरले तक, 12-15 मरले तक जो ज़मीनें पुरानी हैं उनको प्रोटेक्शन मिले, जो गरीबों के पास है। तो लेकिन वो चाह रहे हैं, लेकिन ऑर्डर बाहर नहीं आ रहा। और जो नीचे का जो तबका है वो किसी किसी जगह पर, आपने श्रीनगर में देखा, आपके वीडियोज़ हैं कि जिसमें 2-2 मरले वाले लोगों को भी तोड़ फोड़ करके उनको तोड़ा गया, और वो वीडियो सारे लोडेड है। अनंतनाग में 2-3 जगह पर हुआ है, बारामूला में हुआ है, मागाम में हुआ है, बडगाम के एरिया में हुआ। तो वहाँ तो ऐसा लगता है कि अगर किसी पटवारी को अगर कोई शिकवा भी था, किसी के साथ कोई झगड़ा था, वो इस वक्त उस झगड़ा को इस लैंड के आड़ में वो उनके साथ अपने बदले बराबर। एक आदमी कह रहा था कि एक पटवारी साहब और हमारे कोई नायब साहब था, उनका कोई हमारे रास्ते का था, इसीलिए वो यहाँ आके सबसे पहले उन्होंने हमारी डिमोलिशन की, और फलानी जगह फलां का मकान है, इतनी बड़ी कोठी है लैंड पे, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे, वो पहले आए। तो मेरी एक गुजारिश है, गवर्नर साहब मीन्स बिजनेस, बड़े जो इंक्रोचर्स हैं, जो लैंड हैं, लॉ हैज़ टू डील विद दैट। वो मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहता, वो ठीक है, कानून है, और वो कानून के तहत अगर वो एक्शन उनमें हो रहा, कानून के तहत उसको, कानून के तहत ही उसको चलाया जाए, और कानून के तहत अगर जो उसके ऊपर काबिज़ है और जिसका कोई स्टेटस नहीं है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और बड़ी अच्छी बात है कार्रवाई हो। लेकिन जो गरीब लोग हैं, अब जैसे बठिंडी की तरफ भी वो हो रहा है, तो ये 40-40, 50-50 साल से लोग हैं, कोई 2 मरले, कोई 5 मरले और 6 मरले के ऊपर। तो मेरी ये गुजारिश है गवर्नर साहब से कि जनाब वो जो आप कह रहे हैं, और आपके कई बीजेपी के लीडर डिक्लेयर कर चुके हैं, जिसमें कोई लेडीज़ भी बीजेपी की जो बड़ी सीनियर ओहदे पर हैं, उन्होंने भी लोगों को यकीन दहानी की कोशिश की, लेकिन लगता है कि जो आप यकीन दहानी दिलवा रहे हैं वो वहाँ हो नहीं रहा। तो मैं उनसे भी कहूँगा, मैं बीजेपी के नेताज को भी कहूँगा कि आजकल आपकी चलती है, प्लीज़ प्लीज़
कल को अनिल शर्मा साहब हैं, उन्होंने भी कहा आप ज़रा गवर्नर साहब के पास जाइए, और गवर्नर साहब करना चाहते हैं तो वो ज़रा ऑर्डर जल्दी निकलवा ले, ताकि ये जो गरीब जनता जो पिस रही है, इन गरीबों के जो मकान छोटे छोटे बने हैं, तो इसके ऊपर इनको राहत हो। और गवर्नर साहब ये करना चाहते हैं तो ये ऑर्डर क्यों नहीं निकल रहा, ये जल्दी से जल्दी निकले और हर एक जगह ये सर्कुलर जो है पहुंच जाए। मेरी यहाँ एक और भी आपसे एक बात छोटी सी और भी करूँगा कि आपने ये देखा होगा कि जब गवर्नमेंट को आपकी ज़मीन की ज़रूरत है, जो लैंड एक्विजिशन जो एक्ट बना है आपका नया, उसमें गवर्नमेंट जो है वो आपकी कोई भी जो जगह है जो उनको ज़रूरत है वो उसको अक्वायर कर सकती है, बिल्कुल। और करने के बाद वो आपको ड्यू मुआवजा देती है। आपके पास कोई रास्ता नहीं, आप बोलते भी रहो रोते भी रहो, वो जगह वो ले लेंगे। तो वो ज़रूरी है जी, हमके लिए डिफेंस के लिए ज़रूरी है, रोड के लिए ज़रूरी है, ये जो वहाँ आपकी कोई नहीं सुनती। जब वहाँ वो आप हमको मुआवजा दे के हमारी जगह ले रहे हैं, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है गवर्नर साहब से भी कि आप मुआवजा लेकर अपनी भी जगह क्यों नहीं दे सकते। बिल्कुल दे सकते हैं। कि अगर 5 मरले पर कोई बैठा है, 10 मरले के ऊपर बैठा है, 1 कनाल पर भी बैठा है, तो जैसे तो दोनों तरफ से होना चाहिए ना, एक तरफ का तो रूल नहीं होना चाहिए। आप ले सकते हो और हमें मुआवजा दे सकते हो, तो आप हमको दे दीजिए, तो लोग जो उससे एक मुनासिब जो मुआवजा वो लिया जाए, ताकि ये जो मारा धाड़ी चल रही है पूरे जम्मू में, दहशत का जो माहौल है ये ख़त्म हो। लोग सब देखा जाए तो अब आप ये किसको किसको हम तोड़ेंगे। कासिम नगर पूरा देख लीजिए, पूरे नाले में 1 लाख की पॉपुलेशन है, गोरखा नगर की तरफ चले जाइए, ये सारा नाले के अंदर। अब क्या उन घरों को तोड़ा जाएगा, वो लाखों की पॉपुलेशन को तोड़ा जाएगा। हम क्यों कर रहे हैं कि यहाँ किसी के 2 मरले तोड़ रहे हैं, जो हमें सहूलत मिल रही है, किसी का अकेली जगह देख रहे हैं वहाँ ये तोड़ रहे हैं। अगर रूल बनना है तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा। जो पुराने लोग हैं आप उनसे मुआवजा ले लीजिए, जैसे आप हमसे ज़मीन लेते हैं और हमें मुआवजा देते हैं, आप उन लोगों को ज़मीन दे दीजिए। क्योंकि स्टेट जो है उसको एक वेलफेयर स्टेट कहा जाता है। बिल्कुल। स्टेट हमेशा वेलफेयर स्टेट होती है, स्टेट के जो एक्शन है वो वेलफेयर ऑफ द पीपल है। तो यहाँ वेलफेयर ऑफ द पीपल यही है कि आपको अगर इन एरियाज़ में नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट लैंड के ऊपर ये 20 साल से 40 साल से 50 साल से ये लोग बैठे, आप इनके ऊपर मुआवजा लगा दीजिए, ज़मीन की कीमत लगा दीजिए, उनको बोलो पे करो, रेगुलाइज कर दीजिए। बिल्कुल। लेकिन हाँ, जहाँ बड़े बड़े मगरमच्छों ने पकड़ के ज़मीनें बड़ी हैं, ठीक है, उनके साथ एक्शन चल रहा है, ठीक है, आई सपोर्ट दैट। कि जो कब्ज़े में बैठे हुए और जिन्होंने फ़ायदे उठाए और अपनी ताकत का फ़ायदा उठाया और ज़मीनें हड़प की हैं। मेरी सर्विस के दौरान भी मैंने ये तमाशा देखा और उसमें मुझे भी बुरा लगता था कि इनको कोई पूछने वाला नहीं। ठीक है, गवर्नर साहब पूछ रहे हैं, बढ़िया है, बट गरीबों का ख्याल रखना है। और जो लीगल पेपर, जैसे लीज़ है, अब लीज़ डीड है, तो अगर लीज़ डीड के ऊपर है तो ये कोई कब्जा तो नहीं हुआ ना, लीज़ ही थी। बिल्कुल। तो लीज़ है तो कर दीजिए, पैसे लेके लीज़ बढ़ा दीजिए और लीज़ थोड़ी एक्सटेंड कर दीजिए। या जो जिनकी अभी लीज़ बकाया तो उनको क्यों निकालना। अब जिनकी जो लीज़ के बाद लीज़ बनी, उसके बाद लीज़ बनी, लीज़ के ऊपर लीज़ बनी, वो इलीगल हुआ, ठीक है, उसको आप कैंसिल करें। और अगर आप जिनकी लीज़ ख़त्म है, अगर आप उनको रिन्यू नहीं भी करना चाहते, दैट इज़ योर राइट, दैट इज़ योर डिसीजन। आप चाहें तो उसमें नज़रसानी कर सकते हैं, रहम कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे, आप गुपकार का ही एरिया देख लो, या सोनवार श्रीनगर का एरिया देख लो, या यहाँ के एरियाज देख लो, आपको नज़र आएगा कि बहुत जगह के ऊपर सरकारी अदारे हैं जो लीज़ के ऊपर बैठे हुए। बिल्कुल। तो फिर वहाँ भी एक्शन करना पड़ेगा, अगर एक ही स्टिक में चलना। और अगर ठीक तरह से चलना है कि भाई जो इलीगली है उसको हम निकाल देते हैं, जिनका पूरा हो गया क्या वजह है वो करें। तो मैंने ये भी कहा कि बड़ों के ख़िलाफ़ जो एक्शन, जिन लोगों ने बड़ी बड़ी ज़मीनें ली हैं, आई विल नॉट सपोर्ट दैट। वो ठीक है, वो गवर्नर साहब और गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन जो कर रही है वो ठीक कर रही है, उनको जवाब देना पड़ेगा। जिन्होंने जब ये ज़मीनें बड़े बड़े चंक जो है वो मारे हैं और अपनी ताकत की बिना पर के वो मिनिस्टर थे या वो थे, उन्हें मारे हैं, वो अगर गवर्नमेंट वहाँ उनके ऊपर इलीगल तरीके से, मुझे ये भी मालूम है यहाँ कई ऐसी जगह जिन्होंने, यहाँ जम्मू की कई जगह के ऊपर नाला बन रहा था, नाले के साथ जो जगह खाली होगी उधर कोठियाँ बन गई हैं, गंदे नालों के साथ कोठियाँ बन गई हैं। ठीक है, एक्शन लीजिए, ले रहे, बड़ी अच्छी बात है, इनको आगे डर रहेगा, आज के बाद दोबारा कोई ज़रूरत नहीं करेगा। लेकिन मेरा कहना जो है, नज़रसानी की जा सकती है, ये जो गरीब लोगों का मुआवजा लेके इनकी जो दहशत है वो ख़त्म की जाए। कनाल छोड़िए, 10 मरले 12 मरले 13 रोड के साथ साथ जो 40-40 साल की बनी है
उनको जनाब रेगुलाइज कर दीजिए, उनको बोलिए ये पैसा तुमको जमा करना है, जैसे आप हमसे ज़मीन लेते हैं हमें ज़मीन दे दीजिए, फेयर है ना ये दो तरफ की कार्रवाई। अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ हल्द्वानी का, मैं आपको केस बताता हूँ कि हल्द्वानी में छत्तीसगढ़ में शायद वहाँ मकान थे, तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाल दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप डिमोलिशन नहीं करेंगे, उन्होंने कहा जो ज़मीन खाली है आप वो ले लो। उन लोगों ने झंडे बंडे निकाले, भारत के बाहर निकले, जिंदाबाद मुर्दाबाद ये वो उन्होंने किया शिया। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जब सुना, वो हाई कोर्ट ने उनको कहा था सबको निकालो, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं आप किसी को का घर नहीं तोड़ोगे। तो आखिर ये यार्डस्टिक हल्द्वानी के लिए ली गई, और एक सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, ये सुप्रीम कोर्ट के ही अपने ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट को याद रखनी चाहिए। हमारी तो रिट पिटीशन उठा के जो गई वो आपने खारिज कर दी कि आप ही के ऑर्डर हैं सुप्रीम कोर्ट के कि डेमोलिशन नहीं कहीं भी होगी, मकान बना हुआ बनाए को मत आप गिराओ। भाई पहले आपने अलाउ किया और अब आप तोड़ने के लिए पढ़ना। सो ये चीज़ें उनको मद्देनज़र रखनी चाहिए कि वहाँ अगर हल्द्वानी के लिए जो यार्डस्टिक यूज़ की गई है, तो यहाँ भी हमारा फैसला वैसे ही होना चाहिए। हालांकि वहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनना था और यहाँ पे वो प्रोजेक्ट भी नहीं बनना। हाँ, नहीं बन रहा। और मैं जैसे आपको अभी मैं मिसाल दे रहा था ना, आपको याद है नर्मदा बचाओ आंदोलन वगैरह हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा जी डैम बनना अच्छा ठीक बनना, सबको एडिक्वेटली जो है इनको कंपनसेट करो, सबको जो है इसमें पैसे। और जहाँ एडवर्स, एक वर्ड है देखो हमारे पास एक लॉ था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं 10 केसों में अपहोल्ड किया है, दैट इज रूल 7 ऑर्डर 7 और रूल 11 है शायद, कि आप अगर एक 20-25 साल से किसी जगह पे बैठे हुए हो ना, आपका पोजेशन है, उसको एडवर्स पोजेशन कहते हैं। एडवर्स पोजेशन कन्वर्ट हो जाता है ओनरशिप में। सो अगर ये लोग बैठे हैं बठिंडी के, वहाँ लोग बैठे हैं, तो ये जो इनका जगह है, इनको 20-30 साल हो गए, ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए हुए, और सुप्रीम कोर्ट ने इस रूल जो मैंने कोट किया उसके तहत केसेस एडमिट किए कि हाँ जी हम एडमिट करते हैं ये केस, कि हाँ जी एडवर्स पोजेशन है, वो अब मालिक हो चुका है। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है कि एडवर्स पोजेशन जो है कैन कन्वर्ट इनटू ओनरशिप, कैन बिकम एन ओनरशिप। दिस इज सुप्रीम कोर्ट, ये हमारी स्टेट का लॉ। आज बदकिस्मती है कि डर के मारे कोई कोर्ट भी उसके ऊपर आपको रिलीफ देने को तैयार नहीं, जबकि ये एस्टैब्लिश्ड लॉ है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। ऐसी दहशत है कि कोई जज भी सुनने को, पब्लिक जाए तो जाए कहाँ। मैं क्या आपको बोलूं कि मैं बहुत हैरान हूं कि कानून के हिसाब से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जो चीज़ हो बिल्कुल ठीक है, वो कानून के हिसाब से चले, और जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन सही है, जहाँ लोगों ने बड़े बड़े चंक लिए हैं, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन सही कर रही है, दे शुड कीप डूइंग दैट। लेकिन गरीबों का, छोटी छोटी ज़मीन वालों का, गांव के लोगों का, या पुराने जहाँ बस्तियाँ बनी हुई हैं उनका ख्याल किया जाए, उनको एग्जम्प्ट किया जाए। और जहाँ वो समझते हैं कि ये अमीर नहीं है, एक आप देख सकते हैं ना कि ये रिच तबके से है या मीडियम वर्ग के, अगर मीडियम वर्ग का तबका है तो वहाँ वो जो रूल है ना कंपनसेशन का, कंपनसेशन अगर हमको देते हैं तो कंपनसेशन लोगों से ली भी जा सकती, तो कंपनसेट करके। मैं यही कहता हूँ, समझो ये रास्ता जा रहा है, ये कासिम नगर का एरिया, बीच में कोई एरिया है या बटिंडी का एरिया है, तो बीच में अगर किसी ने 10 मरले का कोई चीज़ बनाया, गवर्नमेंट कहती है ये है, तो ठीक है जी, उसको बोले ये इसकी कीमत है, आप ये जमा करा दें, रेगुलाइज कर दीजिए। ये मेरी सोच है। और मेरी लास्ट में अगेन मेरी हाथ जोड़ के गवर्नर साहब से जो है मेरी रिक्वेस्ट है कि जनाब इन गरीबों का ख्याल करें। एक दहशत का माहौल है, बहुत लोग परेशान हैं, तो वो जो ऑर्डर है, जो आपने कहा कि हम ऑर्डर इशू करेंगे, वो जल्दी से जल्दी वो जो है ऑर्डर जो है आज शाम तक निकल जाए या कल तक निकल जाए, ताकि ये गरीब लोगों की जो हरासमेंट है ये ख़त्म हो। इस तरह सब आखिर में मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा, जिस तरह से ये जब से ये ऑर्डर निकला है, काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारी तंजीमें ये इल्ज़ाम लगा रही थी कि भाजपा के भी बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने इंक्रोचमेंट्स की हैं और डॉक्यूमेंट्स के साथ वो बाहर भी आ रहे थे। अब जिस तरह से भाजपा के नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, जो लैंड्स हैं वो रिकवर की जा रही हैं, कैसे देखते हैं? नहीं ठीक है, मैंने आपसे कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन को जहाँ जहाँ, जैसे उन्होंने एक, मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ लैंड रिकवर की हैं 2 जगह के ऊपर। इसी तरह मैंने सुने ये गांधीनगर, शांतिनगर इस एरिया में कोठियाँ हैं, और कई ऐसी जगहों पे कोठियाँ जो लीगल हैं, बिल्कुल ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन को अपने आप को, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को अपने आप को बिल्कुल फेयर रखना चाहिए और किसी को मौका नहीं देना चाहिए। तो ये कहे कि ये सिर्फ कश्मीर की तरफ हो रहा और जम्मू नहीं हो रहा, या जी
मुस्लिम्स के साथ हो रहा है और हिंदूज़ के साथ नहीं हो रहा, या जी अपोजिशन के साथ हो रहा है और पार्टी जो पावर में उसके साथ नहीं हो सकता। एक एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा वही होता है जिसकी लाठी जो होती है ना, वो पहले तो वो लाठी जो है वो यूज़ ही नहीं करता। अगर वो लाठी उसको यूज़ ही करनी पड़ती फिर लाठी सबको पड़नी चाहिए। वो नहीं देखना चाहिए कि यहाँ कौन था या किसको जब पढ़नी है तो वो कम से कम गुनहगार को तो पढ़नी चाहिए। जहाँ भी गुनहगार है उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए। तो उससे क्या है कि जो गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन है और गवर्नर साहब है, इनका लोगों का एतबार इनकी तरफ बढ़ेगा और एक क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी कि हाँ जी सब पे एक्शन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि कश्मीर की तरफ कुछ थोड़ा लगता ज़्यादा हुआ, तो ज़रा इस तरफ भी किया जाना चाहिए। जम्मू की तरफ भी थोड़ी जो सामने सामने वायलेशंस हैं और जो अपोजिशन ने भी की हैं उनके साथ भी बराबर सलूक होना चाहिए। जो जम्मू कश्मीर के आज के हालात हैं पुरानी सरकारों की नाकामियों के कारण है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी रही है काफ़ी समय तक, जो आज हो रहा है जम्मू कश्मीर में। आप कैसे ये कहेंगे कि किसकी? अगर पहले ही रेगुलाइज कर देते, पहले ही कुछ इस तरह के कदम उठा नहीं, लेते, देखिए, आज ये समय नहीं देखना पड़ता जम्मू कश्मीर की जनता मैंने ये कहा कि रेगुलाइज हुई हैं। मैंने आपसे क्या कहा, लैंड टू टेलर लाखों करोड़ों कनाल गई। ये सब मेजर जो हैं आप इनको वेलफेयर मेजर कहेंगे, ये भी हुआ। फिर उसके बाद अब मैं ज़्यादा नहीं गिनूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या कह दिया, वो आपको सब पता है, सामने जो भी इंस्टीट्यूट देख लें, जो भी सब पता। उसके बाद कांग्रेस ने भी दिए, मैंने आपको एलवीज की मिसाल दी, वो दी। और ये ना कहें कि रेगुलाइज नहीं हुआ, बहुत सी चीज़ें रेगुलाइज भी हुई हैं, बहुत से एरियाज रेगुलाइज हुए हैं, बहुत सी कॉलोनी रेगुलाइज हुई हैं। नानक नगर क्या रेगुलाइज था पहले? नानक नगर बाद में हुआ। तो ऐसा नहीं कि रेगुलाइज नहीं हुई है। बख्शी नगर सामने, अब आप मुझे क्या बोलना, आपको सब पता है। तो गवर्नमेंट ने रेगुलाइज भी किए हैं, लेकिन जहाँ कोई चीज़ गलत थी वहाँ रेगुलाइज नहीं किया, लेकिन जहाँ गरीबों का था मसला था वहाँ उधर रेगुलाइज भी वो करते रहे। फिर उन्होंने जो रोशनी का जो था वो भी इसी मकसद के लिए तहत लाया था, आम लोगों को एक। अब है कि देखो, जब आप आम, अभी हमारे कायद जो हैं उमर अब्दुल्ला साहब ने एक बड़ा अच्छा कल परसों बयान दिया। उन्होंने कहा कि रोशनी के तहत जो ज़मीनें दी गई हैं सबसे ज़्यादा जम्मू में, और ये फैक्ट है, आप आंकड़े चेक कर लिए, 80-90% जम्मू की तरफ। और जम्मू किसकी तरफ है? अमीरों के पास भी हुई होंगी, लेकिन ज़्यादातर गरीब गाँवों में वो ज़मीनें हैं। अब आप उसको अगर जब एक्ट को, तो ये एक वेलफेयर मेजर था, तो इसका मतलब ये खाली चंद लोगों के लिए से सबके लिए था। ये जम्मू कश्मीर दोनों के लिए था, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए था, उसका बेनिफिट लिया। मेरा एक सिक्योरिटी का लड़का गार्ड है जिसके 5 कनाल हुए, वो बेचारा मुझे दूर से फ़ोन कर रहा था, कहता है जनाब मुझको भी एक नोटिस आ। यानी गांव में, दरमाड़ी की जैसी जगह पर गांव में उसको 5 कनाल के लिए उसको नोटिस आ गया। और दूसरा एक मेरा लड़का गूल गुलाबगढ़ में रहता, मुकेश, उसको भी नोटिस आ गया। आप अंदाज़ा लगाएं, 5-5, 10-10 कनाल, और गांव की ज़मीनें जिनकी कोई औकात ही नहीं होती है, वहाँ फसल ही नहीं होता, उधर उनको नोटिस पहुँच रहे हैं और घर के अंदर नोटिस आ रहे हैं। तो अब देखिए हालत क्या हो रही है। तो इसका बेनिफिट जो था इन सबको था। तो आपने कहा ना कि कोई कमी है, इन्होंने सब कुछ किया। जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए रोशनी के तहत गरीबों का, ये सब गरीबों ने तकरीबन सब ने, जम्मू के सूबे में सब ने अपनी ज़मीनें करवा ली हुई। अब ठीक है, कैंसिल हो गया तो अब सारी ज़मीनें वापस देनी। पर मुझे एक बात नहीं समझ आती कि बीजेपी के नंबर ऑलरेडी जम्मू में गिरे हुए हैं। बीजेपी है कहाँ? जम्मू में। इन्होंने एक सर्वे भी कराया था, उस सर्वे में इनको ये पता जी कि इनकी 18 से ऊपर सीट्स नहीं आएंगी। एक सर्वे हुआ था, तभी आपके इलेक्शन नहीं हो रहे। ये जो काम हुआ है जिसमें अब रोशनी की ज़मीनें भी जाएंगी और ये भी जाएंगे, पता नहीं वो ख्याल ही नहीं रख रहे हैं कि अब उनका हाल क्या होगा। इसका तो यही मकसद है कि अब इलेक्शन नहीं होंगे। अगर इलेक्शन कराना मकसूद है और अगर इलेक्शन कराने का टारगेट है तो ये इकदाम ना होते, क्योंकि ये तो चाहेंगे ना कि अब इसके साल के बाद ही लोग भूल जाते हैं, साल के बाद ही काम किया जाए, इलेक्शन किए तब तक लोग भूल जाएंगे। इधर लेक्चर मारा, उधर मारा, इधर आए, विजिट किया, ये किया, 2-4 बातें अच्छी कर दी, बजट में थोड़ी छूट दे दी, लोग भूल जाएंगे। मुझे वाकई इरादा नहीं लग रहा कि ये इलेक्शन करें। जो इन्होंने एंटी पुअर पीपल जो इन्होंने इकदाम किए हैं,
और ख़ास तौर पे जम्मू में, क्योंकि ख़ास तौर पे इसलिए कि बाहर से जो लोग आके सेटल हुए हैं वो सारे आपके जम्मू में सेटल हुए हैं। जो फैक्ट्रियां बन रही हैं यहाँ आके वो सब जम्मू में बन रही हैं। कश्मीर कौन जाएगा, टनल कौन क्रॉस करेगा? तो सारी जो मार है वो यहीं पड़ रही है। तो फिर यहाँ जो है बीजेपी जो है यहाँ कोई इलेक्शन जीत सकती है। इसरा साहब, क्या एक मैसेज रहेगा आपको आम आवाम के लिए? जनता सड़कों पे है, बच्चे लेकर के लोग जो हैं सड़कों पे हैं क्योंकि डर सता रहा है सर से छत ना छीन जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको यही मैसेज देने चाहूँगा कि हौसला रखें। जो आपने बनाया भी है पहले आपके पास नहीं था, खुदा ने, भगवान ने आपकी मदद की, आपने अपने सर के ऊपर छत डाली। अगर आप कोई आपकी छत आपसे ले रहा है तो वो ऊपर जो अल्लाह है, जो खुदा है, जो भगवान है, जो यीशु मसीह है, जो वाहिगुरु, वो आप पे मेहर रखेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा होगा, ऐसे हालात बदलेंगे, आपके सर पे वो छत ज़रूर आएगी, दोबारा आएगी। हौसला रखो और उम्मीद भी रखो कि शायद एडमिनिस्ट्रेशन के कानों पे भी कोई जूं रहेंगे और शायद गवर्नर साहब एक दिन के अंदर अंदर वो जो चाह रहे हैं गवर्नर साहब, वो लॉ फटाफट पास करें तो कम से कम गरीब उसमें बच जाए। मैं तो कहता हूँ जी, गरीब बच जाए। जो छोटे छोटे घर और अपने सर ढक के अपने बच्चे लेके बैठा हुआ है, वो गरीब जो है वो बच जाए। अमीर बचे ना बचे, अमीर अपना रास्ता निकाल लेता। अमीर की एक चीज़ का नुकसान होता है, वो दूसरा कर लेता, थोड़ी देर रोता उस चीज़ की। लेकिन जिनकी सब कुछ डिपेंडेंट, 5-5 बच्चे लेके इस सर्दी में, जो अपने घरों के अंदर, मैं एक कपौड़ा का वीडियो देख रहा था, पता नहीं आपने देखा, उसमें एक आदमी के 7 बच्चे थे और छोटा सा मकान था। बिल्कुल देखा आपने? बड़े प्यारे बच्चे थे 7। वो गोद में लेके वो हज़ारों कतार रो रहा था, उसकी बीवी। वो 1.5-2 मरले में मकान है, उसको तोड़ने के लिए गाड़ी आ गई है, जेसीबी बाबा पहुंच गए वहाँ। अब आप बताइए उसके साथ क्या इंसाफ है? उसको मैं क्या बेचारे को उम्मीद दिला सकता हूँ? लेकिन अभी घर उसका टूटा नहीं है। तो मैं कहता हूँ गवर्नर साहब अगर आज ऑर्डर इश्यू कर दें, कल दे, तो उसका घर बच जाएगा, वो बच जाएगा आदमी। वो वीडियो शायद गवर्नर साहब तक भी पहुँचा होगा और एडमिनिस्ट्रेशन तक। और मैं आपको पता, मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम नहीं करता हूँ। मेरा एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम, जो लोअर एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ब्लेम ये है कि जब ये कब्जे हो रहे थे तुम लोगों ने आंखें बंद की और तुमने अपने बेनिफिट देखे। सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन को मैं इसलिए नहीं ब्लेम करता, सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन हुक्म को बजा लाती है। और अगर मैं भी डीआईजी होता और मुझे ये कहा जाता कि प्रोटेक्शन देनी है, ये सारा एरिया खाली कराना, आई वुड हैव डन इट। सो करवाने वाले कौन होंगे? गवर्नर साहब। इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट गवर्नर साहब को की, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आपके चीफ सेक्रेटरी साहब, आपके रेवेन्यू के रिकॉर्ड के जो सीनियर ऑफिसर हैं, दे डोंट वांट टू डू इट। ख़ास तौर पे पुलिस, मैं जानता हूँ अपने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को, मैं जानता हूँ चीफ सेक्रेटरी साहब को, वो ये नहीं करना चाहते, लेकिन हुक्म बजा लाना है। वो भी चाहते होंगे और वो दुआ करते होंगे कि कोई रास्ता निकले, पब्लिक और हमारा जो है नफरत ना बढ़े एडमिनिस्ट्रेशन की और पब्लिक के साथ, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ही ना बढ़े, जैसे भटिंडी में होगी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम, लोग वहाँ मरने मारने पे तुले हुए। सो मुझे उम्मीद है कि अगर वो छोटा सा एक ऑर्डर आएगा, और जो मैंने आपसे बातें की कि अगर आप ज़मीन ले सकते हो, आप ज़मीन हमें दे भी सकते हो, आप हमसे ज़मीन लेके हमें मुआवजा देते हो, आप हमको ज़मीन दे के हमसे मुआवजा ले लीजिए। इट शुड बी रेसिप्रोकल, वन वे तो होना नहीं चाहिए। सेकेंडली, एडवर्स लॉ भी, जो एडवर्स पोजेशन का लॉ है, लॉ को मद्देनज़र रखें। मैं कोर्टों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप क्यों घबराते हैं, आप क्यों डर रहे हैं? अगर लॉ आपको बताता है, सुप्रीम कोर्ट की वेरियस जजमेंट है कि एडवर्स पोजेशन जो है वो मालकी में तब्दील होता है, और सुप्रीम कोर्ट ने इतने केसेस जो हैं वो एडमिट किए हैं, तो इन कोर्टों को भी वो चीज़ करनी चाहिए। और मैंने जैसा आपसे कहा कि बस अब दुआएं और उम्मीद ही हैं कि जो आपने कहा कि इन लोगों को क्या करना चाहिए, मैं उनके लिए दुआ ही कर सकता हूँ और उनके लिए दुआ करता हूँ कि उनके सरों पे जो है साया, मकानों का, अपने छतों का, इस बर्फ़ और इस सर्दी में, इस तूफ़ान और इस कहर में, ख़ास तौर पे कश्मीर की तरफ, इवन जम्मू की तरफ, इवन जम्मू के जो सर्द इलाके हैं उनकी तरफ, उन बेचारों के ऊपर जो कहर टूट रहा है, रातों को वो ठिठरते हैं और डर और ठिठरने की हालत में, ये चीज़ अगर एडमिनिस्ट्रेशन को कभी पड़ जाए ना, रात को डर और ठिठरना कि कभी भी मेरा दरवाज़ा खटखटा के डोज़र बाबा आ सकता है, तो दे विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ हैपनिंग, कि वो लोग जिस तरीके से जी रहे हैं,
आप प्रेस वाले भी, आप भी तो हमारा ही हिस्सा हो। आपको क्या पता आपके किस किस की गाज गिरने वाली है। आप भी तो मकानों में रह रहे हैं। आप में से आपके होंगे, लेकिन आपके भी कई लोग होंगे जिन्होंने कोई छोटे से पीस के ऊपर जो है अपना घर बनाया होगा। बेचारा क्या करे, सस्ता मिल गया होगा, किसी ने कब्जा दे दिया होगा, उसने मकान अपना बना लिया। तो मैं ये कहता हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि उन लोगों पे साया जो है सलामत रहे, उनके छत जो हैं वो सलामत रहे, उनके सर के ऊपर उनको जो मिली है, प्रोटेक्शन मिली है, वो कायम रहे। गवर्नर साहब जल्दी से जल्दी उन लोगों का ऑर्डर करें। और जो मैंने रिक्वेस्ट की है कि जो एरियाज़ हैं उनको, पुरानी भी सरकारों ने किया है, आप भी करें। और गवर्नर साहब को मैं ख़ास तौर पे इसलिए कहता हूँ कि देखिए, अब मैंने अपनी ज़िंदगी की सर्विस में जगमोहन के 2 टेन्योर देखे हैं। जी। एक वो टेन्योर जिसमें वो सिर्फ रोडें शोडें बनाते थे और बड़े अच्छे प्लानर थे, टाउन प्लानर बहुत ज़बरदस्त थे। तो वो रोडें बनाते थे और ये करते थे, लोग उनको प्यार से जग्गू वातल कहते थे। वातल का होता भंगी, कि ये रोडें साफ़ करता है, नालियाँ साफ़ करता है। दे यूज्ड टू लव हिम, उसको प्यार से कहते थे जग्गू वातल। यही देख के गवर्नमेंट ने उसको सेकंड टाइम 1990 में भेजा और लोगों ने गवर्नर साहब का एक दूसरा रूप देखा, गोलियां, फायरिंग। अब आप देखें लोग उसको कैसे, उसको जगमोहन, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उसको कातिल के रूप में देखा जाता। और जितना उन्होंने अच्छा काम किया था पहले टेन्योर में, वो कोई याद नहीं रखता। जो उसके बुराइयां और जिन लोगों के साथ घर हुए, इवन कश्मीरी पंडित भी घरों से बेघर हुए, तो वो लोग जो हैं वो उनको अब वैसे याद रखते हैं। इसीलिए मेरी गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि गवर्नर साहब इनके ऊपर थोड़ा हाथ रखिए, ख़ास तौर पे गरीबों के लिए। 2 चीज़ें आप कर सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकती है कि ये जल्दी से जल्दी, हमारे पुलिस ऑफिसर साहब भी कोशिश करें, चीफ सेक्रेटरी साहब भी, कि ऑर्डर पास कराइए गरीबों के लिए। और जहाँ बनी भाई 30-40 साल से बनी हुई जो चीज़ें, जो लोग उसी रोज़ी रोटी पे करते हैं, गुजारा, दुकानें हैं कुछ बनी हैं, उनके एरियाज़ को रेगुलाइज़ किया जाए, उनसे अच्छा पैसा लिया जाए। जो वहाँ का इलाके का सर्कल रेट है ना, सर्कल रेट लिया। अगर सर्कल रेट कहता है कि 80 लाख रुपए कनाल है या 1 करोड़ रुपए कनाल है, उसके बाद 10 मरले उसको बोलो दे दो 40 लाख रुपए। तो एक रास्ता निकाला जाए, ये कन्फ्रंटेशन का बात छोड़ा जाए, इसमें इनकी पार्टी को भी नुकसान हो। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, थैंक यू। ये थे हमारे साथ फॉर्मर डीआईजी व नेशनल कॉन्फ्रेंस वाइस प्रेसिडेंट जम्मू प्रोविंस इसरार खान साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है, अभी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।